राधे राधे बच्चों। अब हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करें कि किसी बॉडी पर लगाया गया फोर्स किसके इक्वल होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, इसके पहले वाले में हमने लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ा था। तो फोर्स जो होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो जब भी फिजिक्स में कुछ इस तरह का आए वहाँ पर दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला तो बनता है स्लोप का, कि स्लोप ऑफ लीनियर मोमेंटम टाइम ग्राफ गिव्स फोर्स, और दूसरा बनता है एरिया का। ठीक है, तो यहाँ पर जब लीनियर मोमेंटम टाइम ग्राफ का कर्व बनाएंगे तो हम यहाँ पे दो तरह के स्लोप देख सकते हैं। या तो स्लोप होगा टेंजेंट का या स्लोप होगा कॉर्ड का। तो ये हमारे पास में टेंजेंट है और ये हमारे पास में कॉर्ड है। तो कॉर्ड का स्लोप एवरेज फोर्स बताएगा, जो कि डेल्टा पी बाय डेल्टा टी है। ये हो गया एवरेज फोर्स। और टेंजेंट का स्लोप जो होगा वो उस इंस्टेंट पर फोर्स बताएगा। ठीक है, तो टेन थीटा कॉर्ड का स्लोप एवरेज फोर्स बताता है, टेंजेंट का स्लोप फोर्स एट अ टाइम इंस्टेंट बताता है। अब हम बात करें, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं dp इज इक्वल्स टू एफ डी टी, मतलब दो चीज़ों का प्रोडक्ट हो रहा है बेटा। तो एरिया अंडर फोर्स टाइम कर्व गिव्स, हमारे दिमाग में आता है लीनियर मोमेंटम। आई रिपीट, एरिया अंडर फोर्स एंड टाइम कर्व गिव्स लीनियर मोमेंटम। तो ध्यान रखना ये गलत है। तो फोर्स टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया क्या देता है बेटा? लीनियर मोमेंटम नहीं, चेंज इन लीनियर मोमेंटम देगा। ठीक है, तो नेट चेंज निकालना है तो हम लिमिट्स में इंटीग्रेट कर देंगे। एक चीज़ और समझते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये एनसीईआरटी का भी सवाल है तो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें। हमारे पास में स्मॉल एम मास के दो पत्थर हैं। एक बार हमने उसको स्मॉल आर रेडियस या स्मॉल आर लेंथ की डोरी से बांध के घुमाया और एक बार थोड़ी बड़ी डोरी से बांध के घुमाया। मतलब ये छोटा सर्कुलर पाथ होगा, ये बड़ा सर्कुलर पाथ होगा। मास दोनों ही केस में सेम है और हम स्पीड भी दोनों केस में सेम रख रहे हैं। तो सवाल आता है कि भैया किस केस में, है ना, छोटे सर्कल पे घुमाने में या बड़े सर्कल में घुमाने में, किस केस में हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? ऑब्वियस हमारा आंसर होगा बड़ा सर्कल। ठीक है, बट ध्यान रखना कि ये गलत है। गलत कैसे है? हमें भैया ए से बी तक जाने में दोनों ही केस में चेंज इन मोमेंटम देखना है। तो ध्यान रखना बेटा बड़े ध्यान से। ए पर लीनियर मोमेंटम एम वी नॉट जे कैप, बी पर माइनस एम वी नॉट जे कैप। तो दोनों ही केस में जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम है वो सेम होगा। यहाँ पर भी यही है, टू वाले केस में भी लीनियर मोमेंटम सेम आएगा। लेकिन अब देखो, वी नॉट स्पीड से ये डिस्टेंस कवर करने में समय, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है? पाई आर, और स्पीड है वी नॉट, तो पाई आर बाय वी नॉट। अब ये चेंज इन लीनियर मोमेंटम इतने टाइम में हो रहा है तो हमारे पास फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो फोर्स ये आया। अब इस केस की बात करें तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम सेम है, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि इसमें डिस्टेंस ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स आ रहा है, देखिए यहाँ पर नेट फोर्स कम है। तो इन दोनों सिचुएशन में कि एक पत्थर को सेम स्पीड से छोटे सर्कल में घुमाने में ज़्यादा फोर्स लगा क्योंकि उसका चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इस वाले केस में ज़्यादा है। अब हम आगे समझते हैं बेटा कि हमने कहा भाई एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी, और ये हो गया एफ इज इक्वल्स टू एम ए। तो ये जो फोर्स आया एप्लीकेबल इन ऑल सिचुएशन। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल्स टू एम ए, दैट इज एप्लीकेबल इन ऑल सिचुएशन, जो कि हम बहुत लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं। ध्यान रखना कि ये गलत है।
तो अब इसमें क्या तकलीफ है, समझते हैं। तो F इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी, ये हमने पढ़ा। लीनियर मोमेंटम क्या होता है बेटा, एम वी। यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल लग जाएगा कि m कांस्टेंट डी वी बाई डी टी प्लस v कांस्टेंट डी एम बाई डी टी, इस तरह से हो गया। अब हमारे पास दो सिचुएशन है, एक बार हम वेलोसिटी कांस्टेंट मान लेंगे और एक बार मास। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है मेरे बच्चे, तो डी वी बाई डी टी ज़ीरो हो गया, तो एफ इज इक्वल्स टू वी डी एम बाई डी टी, ठीक है। और एक बार अगर मास कांस्टेंट है तो हमारे पास में डी एम बाई डी टी ज़ीरो हो जाएगा, उस केस में एम डी वी बाई डी टी, जिसको हम एम ए कह देंगे। बात समझ में आई? तो अब समझते हैं। अच्छा, ये सब जगह एप्लीकेबल क्यों नहीं है, हमें यहाँ पे समझना होगा बेटा। मास कांस्टेंट रखें तो समझना बेटा, हम एफ इज इक्वल्स टू एम ए के लिए क्या सोचते हैं कि एफ इज इक्वल्स टू एम ए इज एप्लीकेबल इन ऑल सिचुएशन वेयर मास इज कांस्टेंट। तो ध्यान रखना कि ये गलत है। तो फिर यार अब सही क्या हो गया, सही ये है एफ इज इक्वल्स टू एम टाइम्स ऑफ ए सी एम, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल मोशन में है या रोटेशनल मोशन में है, हमेशा एफ इज इक्वल्स टू एम टाइम्स ऑफ सी एम की बात होगी। तो एफ इज इक्वल्स टू एम केवल कब एप्लीकेबल होगा, जब पूरी की बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में हो और मास कांस्टेंट हो, ध्यान रखना। अब आगे बात करते हैं, यूनिट की बात करेंगे। तो मास का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये आ गया 1 न्यूटन। तो भैया 1 न्यूटन जो है फोर्स का एब्सोल्यूट यूनिट है। तो 1 न्यूटन वो फोर्स है जो 1 किलो की बॉडी पर अप्लाई होने पर उसमें यूनिट एक्सेलरेशन डेवलप कर देता है। अब हम बात करें ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, तो वो 1 किलोग्राम वेट है। तो फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन अ बॉडी ऑफ यूनिट मास, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में और बात करेंगे। अब हम समझें कि जो F इज इक्वल्स टू एम ए लिखते हैं, उसमें ये फोर्स को बता रहा है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तीनों एक्सिस पर होगा। M भी तीनों एक्सेलरेशन भी तीनों एक्सिस पर होगा। तो यहाँ पे F इज इक्वल्स टू एम ए में ये वाला जो F है, ये नेट एक्सटर्नल फोर्स की बात करता है, ध्यान रखेंगे। चलिए आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट इसके आगे हम अगली स्लाइड में देखेंगे।